नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गौतम और मैं आप सभी का विकास कुमार एसजी चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, लॉकडाउन की स्थिति एक बार पुनः बन चुकी है और जिसके कारण ऑफलाइन स्टूडेंट्स के जितने भी बैचेज के जो विद्यार्थी थे दोस्तों, उन सभी की पढ़ाई डिस्टर्ब होने के कगार पर आ चुकी है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उन विद्यार्थियों को के लिए कुछ प्रयास कर पाऊं। आप सभी को पता है, रोजाना रात को मैं टेस्ट सीरीज चलाता हूं लाइव, फिजिक्स और करंट जीके की, इसके अलावा जनरल साइंस के बायोकेमिस्ट्री की भी हम टेस्ट सीरीज चलाते हैं। उसके अलावा आज से दोस्तों एक अनुपम प्रयास ये चालू कर रहा हूं मैं, एक मेरी कोशिश है दोस्तों कि जितने भी ऑफलाइन विद्यार्थियों की पढ़ाई इस लॉकडाउन में खराब हो रही है या कोचिंग छूटने की वजह से व्यवस्था उनकी खराब हुई है, उस चीज को हम ऑनलाइन में कन्वर्ट करके दोस्तों आपकी पढ़ाई को बिना बाधा के जारी रख सकें। ठीक है, तो मैंने जैसा कि टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बताया था और आप सबको मैं इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, जितने भी पुराने विद्यार्थी जो मुझसे पढ़ चुके हैं आज से वापस अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं दोस्तों। मैं दिन में 3 घंटे अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग जो है वो वीडियो चालू कर रहा हूं दोस्तों। बायोलॉजी के लिए अलग चालू कर रहा हूं, फिजिक्स के लिए अलग चालू कर रहा हूं और केमिस्ट्री के लिए अलग चालू कर रहा हूं। आज जो हम पोर्शन लेने वाले हैं दोस्तों, फिजिक्स का पोर्शन लेने वाले हैं। जो भी मेरे विद्यार्थी जो ऑफलाइन बैचेज में पढ़ रहे थे दोस्तों, जिनका भी फिजिक्स का पोर्शन छूटा हुआ है, उनका फिजिक्स का पोर्शन मैं आज से चालू करा रहा हूं। उसके बाद मैं बायो का चालू करूंगा और उसके बाद लास्ट में जो 1 घंटे की क्लास होगी वो दोस्तों केमिस्ट्री की होगी। ठीक है, तो जब तक कोचिंग्स नहीं खुल जाती है तब तक आप अपनी पढ़ाई को इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू रख सकते हैं। रोज मैं इस पर, जैसे हम ऑफलाइन बैचेज में पढ़ते हैं वैसे इस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, लाइव आपके सामने आऊंगा। आप अपनी पढ़ाई में अपने नोट्सों को बना सकते हैं दोस्तों। तो आज चालू करते हैं सबसे पहले चैप्टर। ठीक है दोस्तों, आज जो मैं चालू करने वाला हूं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। ठीक है, कई मेरे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैं पढ़ा रहा था अभी 2-3 दिन पहले तक राजस्थान की कोचिंग में, तो उसमें उनका भौतिक विज्ञान शुरू ही नहीं हुआ था, सिर्फ बायोलॉजी कंप्लीट हुई थी। तो जिन विद्यार्थियों का बायोलॉजी कंप्लीट हो गया था और फिजिक्स चालू होने के लिए ये क्लास उनके लिए, बाकी भारत भर के जितने भी विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं बिना बाधा के। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले जो हम एक टॉपिक लेंगे दोस्तों, उसका नाम है प्रकाश, लाइट। ठीक है, प्रकाश जो है, लाइट जो है, एक टॉपिक है हमारे फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें लेंस भी आते हैं, दर्पण भी आते हैं, इसके अलावा हमारा नेत्र भी आता है, आईज के बारे में बात होते हैं। तो ये सारी बातें जो है हम लाइट के पोर्शन में करेंगे दोस्तों। एक बार मैं आपको पूरी भूमिका बता देता हूं। अपनी कॉपी को खोल लीजिए दोस्तों, एक नोटबुक बना लीजिए आज से और अपना एक पेन रखिए और बिल्कुल धार पे लग जाइए, क्योंकि आज से मैं वो चीज करवाने वाला हूं जिससे कि आपकी लॉकडाउन में बिल्कुल भी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और आपका जो सिलेबस है वो भी कवर होता जाएगा। क्योंकि कई विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कई विद्यार्थी जो है एमटीएस, कई विद्यार्थी सीजीएल, इसके अलावा पटवारी, रेलवे, सभी के लिए जो है आज की वीडियो है। ठीक है, तो आज से इस प्रयास को आप सभी का सहयोग चाहिए दोस्तों। अगर आप मेरा साथ देंगे तो रोज इस प्रकार से मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, तो अपनी कॉपी खोल लीजिए। मैं सबसे पहले बात करता हूं प्रकाश में अपने को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश में सबसे पहले जो सब पॉइंट पढ़ना है अपने को, वो पढ़ना है प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे प्रकाश के गुण। अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करते चलेंगे दोस्तों इन चीजों को। प्रकाश के जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो हम देखेंगे। प्रकाश के गुणों में जैसे सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है दोस्तों, वो आता है परावर्तन, जिसको हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज आती है हमारे सामने अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन यानी जिसको रिफ्रैक्शन हम कहते हैं। प्रकाश के गुणों की बात करने में तीसरे नंबर पर हमारे सामने आ सकता है दोस्तों प्रकीर्णन। उसके बाद जो है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या पूर्ण परावर्तन भी हम कह सकते हैं। सबको एक साथ मैं एक एक करके दोस्तों बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इस चैनल पर बने रहें और रोज अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद में दोस्तों व्यतिकरण के बाद में दोस्तों एक घटना आती है जिसका नाम होता है ध्रुवण। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है प्रकाश के गुण के आधार पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश की गति किसमें तेज होती है, किसमें कम होती है। उसके बाद प्रकाश की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो मैंने आपके सामने लिखे। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष के बारे में। ठीक है, इंद्रधनुष भी एग्जाम्स में आता है, इंद्रधनुष के बारे में हम पढ़ेंगे। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है, किस स्थिति में इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इंद्रधनुष में शुरुआती रंग कौन सा होता है, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कौन से रंग की होती है, सारी बातें हम इंद्रधनुष में करेंगे। उसके बाद में हम दोस्तों पढ़ेंगे नेत्र। नेत्र के बाद हम देखेंगे लेंस और दर्पण।
ठीक है, जिसमें नेत्र दोष भी अपना आएगा, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभयोत्तल लेंस आएंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण आएंगे। इसके अलावा हम चीजें पढ़ेंगे दोस्तों प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब यानी जिसको हम कह सकते हैं इमेज, इमेज इन मिरर एंड इमेज इन लेंस। तो ये सारी चीजें हमको लाइट चैप्टर में पढ़नी है दोस्तों। प्रकाश के सिद्धांत भी हम देखेंगे, तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये चीजें हमको पढ़नी है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रकाश क्या है। टाइम जरूर लगेगा क्योंकि जिस प्रकार मैं ऑफलाइन बैचेज में क्लास लेता हूं वैसे के वैसे यहाँ पर क्लास चलेगी दोस्तों, व्हाइट बोर्ड पर रोजाना। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि साथ ही साथ नोट्स जो हैं वो बनाते रहें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश क्या है, पहला जो हमारे सामने एक पॉइंट आया आपको भी लिखना है, प्रकाश क्या है, ठीक है। तो यहां इसका अगर हम आंसर लिखें दोस्तों तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश वह है, प्रकाश यानी लाइट हम बात कर सकते हैं, वह है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। जिसकी सहायता से आप अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे, हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं दोस्तों, देख पाते हैं। हालांकि ये बात इतनी बड़ी नहीं है जो एग्जाम में आ जाए दोस्तों की प्रकाश क्या है और किस उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये आपसे जहां तक एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बेसिक चीज जो होती है टॉपिक को शुरू करने से पहले एक प्रस्तावना जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं वो जरूरी है। हाँ, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है इसके साथ में। ये लाइन इतना खासा महत्व नहीं रखती है दोस्तों, लेकिन ये लाइन बड़ा महत्व रखती है कि प्रकाश का कौन सा ऐसा गुण है, प्रकाश का कौन सा ऐसा गुण है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन कौन सा गुण है जिससे हम देख पाते हैं, जिससे हम देख पाते हैं। तो आप इसका जो आंसर देंगे दोस्तों वो देंगे परावर्तन, रिफ्लेक्शन। यानी हमारी आंखों से प्रकाश की किरण जो जाती है दोस्तों किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आती है, और उसी परावर्तन के गुण के कारण हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं दोस्तों, हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है वो ये है कि प्रकाश वह चीज है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखेंगे। और क्यों देखेंगे, क्योंकि प्रकाश के कौन से गुण के आधार पर, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन गुण के आधार पर हम देखेंगे। तो ये अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, दूसरी चीज है कि प्रकाश जो है, ध्यान सुनिएगा, प्रकाश का वेग, ये हम पढ़ने वाले हैं। प्रकाश जो है उसका वेग किसमें कितना होता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट या स्पीड ऑफ द लाइट। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो प्रकाश होता है उसका सर्वाधिक वेग यानी जो मैक्सिमम स्पीड, मैं इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूं, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है या मैक्सिमम जो स्पीड है दोस्तों वो होती है दोस्तों वैक्यूम में यानी निर्वात में, ठीक है। ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा आज तक दोस्तों यूट्यूब पर इतने तरीके से एक एक लाइन को लिखकर। आप देखेंगे इस वीडियो में कि हम किस तरीके से ऑफलाइन बैचेज में पढ़ते हैं और किस तरीके से उसी को हम ऑनलाइन में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप अपने व्यवस्थित नोट्स बना सकें, ठीक है। प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होगा, मैक्सिमम स्पीड होगी, वो वैक्यूम में होगी, निर्वात में होगी दोस्तों। यहां एक सवाल पूछ लिया जाता है कि निर्वात क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। निर्वात दोस्तों वह जगह होती है जहां पर हम माध्यमों को नहीं पाते हैं। कहने का मतलब जहां पर इस दुनिया में माध्यम नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है, वो जगह क्या कहलाती है दोस्तों, निर्वात कहलाती है। अब मीडियम हमारे तीन ही जगह होते हैं, एक ठोस यानी सॉलिड, एक लिक्विड यानी गैस, और तीसरा जो है लिक्विड यानी द्रव, और तीसरा जो गैस जिसको हम गैसेस भी बोल सकते हैं। ये तीन ही माध्यम रखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों जहां नहीं पाए जाते हैं वो जगह वैक्यूम यानी क्या कहलाती है दोस्तों, निर्वात। जैसे हम बात करें अंतरिक्ष की, स्पेस जो है वो क्या है, निर्वात है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, वहां पर ठोस, द्रव, गैस का वातावरण नहीं है, ठीक है। अब प्रकाश का सर्वाधिक वेग जो है वो तो निर्वात में होता है, ये हमने समझ लिया, लेकिन एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है कि कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे मात्रक क्या लग रहा है, आगे यूनिट क्या लग रही है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड लग रही है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है निर्वात में प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है। और ये सर्वाधिक वेग जो है ये प्रकाश का इसलिए है क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो सर्वाधिक कहां से चलता है दोस्तों, वो सर्वाधिक चलता है निर्वात में, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो हम तक आ रहा है, तो उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, वो वैक्यूम में चलेगा, इस स्पीड से चलेगा। अब यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन क्या बन रहा है कि
किस कारण से, ध्यान सुनिएगा, किस कारण से बिजली की, है ना क्वेश्चन है ये, बिजली की ध्वनि चमक, यानी बिजली की चमक के बाद सुनाई देती है। ठीक है, बिजली की चमक के बाद सुनाई देती है, और उसका आंसर जो है वो ऊपर आ चुका है। कैसे, सुनिएगा। किस कारण से बिजली, आपने बिजली जो होती है चमकती है जब बरसात का मौसम होता है, रात का मौसम होता है या बरसात का मौसम होता है दोस्तों, तो बिजली बहुत तेज चमकती है, कई बच्चे तो डर के भाग जाते हैं अंदर। तो बिजली की ध्वनि जो है ना वो चमक के बाद क्यों सुनाई देती है? इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि प्रकाश का जो वेग है वो ध्वनि के वेग से बहुत अधिक है। क्योंकि प्रकाश का वेग जो है वो किसमें सर्वाधिक है? निर्वात में। और हम जानते हैं ध्वनि जो है उसको चलने के लिए दोस्तों ठोस, द्रव, गैस, यानी कि तीनों में से कोई सा माध्यम चाहिए, जबकि प्रकाश को सबसे तेज चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। प्रकाश को सर्वाधिक वेग जो मिलता है वो किसमें मिलता है? वैक्यूम, निर्वात मिलता है। इसी कारण से प्रकाश जो है उसका वेग ध्वनि से बहुत ज्यादा है, और जब भी बिजली चमकती है तो उसकी चमक पहले सुनाई देती, सॉरी, उसकी चमक जो है वो पहले दिखाई देती है, और उसकी जो गड़गड़ाहट है यानी जो ध्वनि है वो हमें कब सुनाई देती है दोस्तों? बाद में सुनाई देती है। ठीक है, तो इसका जो अगर मैं आंसर लिखना चाहूं दोस्तों, तो इसका यहां पर आंसर मैं लिख सकता हूं, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि, या फिर डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होने के कारण, ठीक है, प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होने के कारण हमें बिजली की ध्वनि चमक के बाद सुनाई देती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे दोस्तों, इसको आप या तो लिख लीजिए, लिख नहीं सकते हैं अगर इतना जल्दी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम आगे चल सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की दोस्तों प्रकाश क्या है, उसके बाद हमने बात की प्रकाश का वेग, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया कि प्रकाश की जो ध्वनि है, सॉरी, जो बिजली की ध्वनि है वो बाद में क्यों सुनाई देगी, और जो चमक होगी, जो प्रकाश बहुत तेज चमकता है बिजली के चमकने से, वो दोस्तों पहले क्यों दिखाई देगा? तो उसका रीजन है क्योंकि प्रकाश जो है वो बहुत तेज चलता है ध्वनि के मुकाबले। ठीक है, अब दोस्तों एक सवाल और उठता है कि ध्वनि तो माध्यम में चलती है, क्या प्रकाश भी माध्यम में चलता है? तो बिल्कुल, प्रकाश निर्वात में भी चलता है और प्रकाश माध्यम में भी चलता है। कौन कौन से माध्यम में चलता है? तो सुनिएगा, एक तो चीज होती है दोस्तों हमारे पास गैस, एक होता है हमारे पास दोस्तों द्रव, और एक होता है हमारे पास ठोस। ठीक है, इसको हम कहते हैं सॉलिड, इसको तो हम सॉलिड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिक्विड, वैसे बहुत छोटी बात है आप जानते होंगे, और इसको हम गैसेस बोलते हैं, या फिर जो है गैस भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है, ये साइन अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए, अभी मैंने पिछले पेज में बताया था कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है? निर्वात में होता है। कितना होता है ये भी मैंने आपको बताया। अब बात चल रही है कि प्रकाश का वेग अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम में सबसे तेज किस में होता है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रकाश का वेग अगर माध्यम में बात करें दोस्तों, तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग गैसीय माध्यम में होता है, और प्रकाश का न्यूनतम जो वेग है वो कहां होगा? तो वो होगा दोस्तों ठोस में। ठीक है, और द्रव की बात करें तो ठोस से ज्यादा और गैस से कम, यानी जो गैसीय पदार्थ है वो सर्वाधिक वेग प्रकाश उसमें रहेगा, जो ठोस पदार्थ है उसमें प्रकाश का न्यूनतम वेग रहेगा। और अगर माध्यमों की बात नहीं की जाए तो फिर प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहां होता है? निर्वात में होता है। अब दोस्तों मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, देखिए अच्छा टीचर वही है जो साथ में आपको एग्जाम्पल देता रहे, और ये पता तो चले कि किस तरीके से आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, और उस कंफ्यूजन को अभी क्लियर कर लेंगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, वहां दिक्कत ही आती है दोस्तों एग्जाम में कि क्वेश्चन आता है प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है, और आप टिक लगा देते हो कौन सा आंसर? निर्वात, क्योंकि आपने पढ़ा होता है निर्वात में सर्वाधिक होता है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, एग्जामिनर ने पूछा कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है, तो फिर निर्वात भी ऑप्शन में है, गैस भी ऑप्शन में है, तो फिर आप टिक क्या करके आओगे दोस्तों? गैस टिक करके आओगे, ना कि निर्वात टिक करके आओगे। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे कि गैस जो है उसमें सर्वाधिक, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद जो है वो किस में होगा दोस्तों? सॉलिड में होगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लें, क्योंकि ये बात चल रही है दोस्तों मीडियम की, और ये जो मैंने बात की थी पहले, ये की थी दोस्तों विदाउट मीडियम की। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में वैक्यूम भी कह देते हैं, वैक्यूम। ठीक है, निर्वात। क्लियर? यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, तो इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों।
मिटाना टाइम पे जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं मिटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा और कम समय में मैं आपको ज्यादा चीजें कवर कराना चाहता हूं ताकि आपका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो सके और आपकी ऑफलाइन पढ़ाई जो डिस्टर्ब हुई है उसका भी प्रभाव, विपरीत प्रभाव आपकी पढ़ाई पर ना पड़े। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रकाश के कुछ सिद्धांत। ध्यान सुनिएगा, प्रकाश के कुछ सिद्धांत, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, और लिख सकता हूं मैं यहां तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक एक चीज जैसे मैं ऑफलाइन बैचेज पढ़ाता हूं वैसे की वैसे जो है दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लाइट। अब दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, इसमें डीप में तो जाना नहीं है, सिर्फ आपको सिद्धांत का नाम ध्यान रखना है और उसको किस वैज्ञानिक ने दिया था वो भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं बताता हूं किस तरीके से कि प्रकाश का जो कणीय सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, प्रकाश का जो कणीय सिद्धांत है वो किसने दिया, तो आपको याद रखना है प्रकाश का कणीय सिद्धांत जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था, ठीक है। इधर मैं सिद्धांत लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं, इधर मैं वैज्ञानिक का नाम लिख रहा हूं। उसके बाद सेकंड नंबर पर प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी जो है वो दी थी दोस्तों हाइजेंस ने, ठीक है। हाइगेंस भी बोल सकते हैं, हाइजेंस ही बोल सकते हैं। प्रकाश कण के रूप में पाया जाता है, ऐसा न्यूटन ने कहा कणीय सिद्धांत में। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ये हाइजेंस ने कहा। इसके अलावा प्रकाश की प्रकृति दोस्तों विद्युत चुंबकीय है। कैसी है, विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, विद्युत चुंबकीय है। ये बात किसने कही, तो ये बात कही दोस्तों मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने, मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने ये बात कही कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रकाश का, ठीक है, ये मैक्सवेल के द्वारा निकला। फोर्थ नंबर पर हम ले सकते हैं दोस्तों कि प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत यानी प्रकाश एनर्जी पैकेट्स के रूप में रहता है जिन्हें क्वांटम्स कहते हैं, ये बात जो क्वांटम सिद्धांत में कही थी ये कही थी दोस्तों मैक्स वर्दी प्लांक ने, ठीक है। तो मैक्स प्लांक का आप ध्यान रखें, प्लांक भी रखेंगे तो भी ठीक है, ऑप्शन से प्लांक ही आता है, मैक्स नहीं आता, ये मैंने आपको पूरा नाम बता दिया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि प्रकाश का जो द्वैत सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, द्वैत यानी दोहरी प्रकृति है प्रकाश की, इसका मतलब है दोहरी प्रकृति है, कण और तरंग दोनों के रूप में पाया जाता है। ये द्वैत सिद्धांत जो दिया था दोस्तों ये दिया था डी ब्रोगली ने। किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था। अब देखिए मैं रेड पेन से इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, उनको आपको ज्यादा याद करना है। एक तो एग्जाम में दोस्तों ये वाला ज्यादा आता है, आईएमपी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एक ये वाला ज्यादा आता है आईएमपी, और इसके अलावा एक ये वाला जो एग्जाम में ज्यादा आता है, ठीक है। तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने, इसके अलावा क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने, और द्वैत सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया उनको भी आप अपनी कॉपी में लिख लें और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बार बार मुझे नहीं कहना पड़े, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैसे लिखना है। कणीय सिद्धांत न्यूटन के द्वारा, तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा, और द्वैत सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था, ठीक है। एक बार इनको उतारिए, जब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, आप इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए फटाफट, ठीक है। ठीक है, पानी भी पी लिया है दोस्तों, पंखा भी चला दिया है, फैन नहीं चला रखा था मैंने सिर्फ आपकी वजह से ताकि वीडियो डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन आपको पता है गर्मी का मौसम है, पसीने ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैंने हल्का सा थोड़ी सी स्पीड पे फैन चलाया है। तो जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ठीक है। चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करें, लेकिन पढ़ाई जरूर करें ना। पढ़ाई के लिए मैं ये वीडियोज बना रहा हूं दोस्तों, तो इसके लिए आपको पढ़ाई के लिए कंटिन्यू आपको वीडियो देखना है, ये बात जरूर ध्यान रखें। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात पर हम चलेंगे। तो अब हमारा टॉपिक असलियत में स्टार्ट होता है और सब पॉइंट हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जैसे मैंने बताया ना कि सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश क्या है, उसके सिद्धांत हमने देखे, अब हम जो है वो पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, है ना। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है प्रकाश की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाली वो है दोस्तों परावर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में हम कह सकते हैं दोस्तों रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं,
स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान ना दे, गलत भी लिख सकते हो, मैं लिखता नहीं हूँ, गलत लिंक कई बार हो जाती है। परावर्तन। अब सबसे पहले दोस्तों परावर्तन की परिभाषा हमको देखनी है, ठीक है। तो मैं बोलता भी जा रहा हूँ, लिखता भी जा रहा हूँ, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें या पहले समझ लें। जब प्रकाश की किरण दोस्तों, जब प्रकाश की किरण समतल सतह, है ना, ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम में आता है कई बार, परिभाषा भी आ जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह या फिर चमकीले दर्पण पर गिरती है, ठीक है, चमकीला दर्पण है, या फिर एक और चीज लिख सकता हूं मैं यहाँ, पॉलिश की गई सतह पर गिरती है, पॉलिश सतह पर गिरती है या गिरकर पुनः पुनः परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, लौटती है, मुड़ती है, होती है। दोबारा सुनिए, जब प्रकाश की किरण समतल सतह, चमकीले दर्पण या पॉलिश सतह पर गिरकर पुनः परावर्तित होती है, तो यह गुण, प्रकाश का यह गुण या फिर यह घटना, यह सिद्धांत क्या कहलाता है दोस्तों? रिफ्लेक्शन कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अब इसको हम एक डायग्राम से भी समझेंगे, छोटे से डायग्राम से, आप देखिएगा। देखिए यहां समझिएगा दोस्तों, जिस प्रकार ये एक प्लेन सतह है या फिर मिरर है ना, दर्पण है, आप यहां मैं लिख दूंगा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है, आप समझिएगा, प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्रकाश की किरण एक जो है यहां से, इस तरीके से मैं बनाऊं, यहां से प्रकाश की किरण जो है, इससे बढ़िया तो मैं ऐसे ही बना दूंगा, स्केल है नहीं अभी, इस तरीके से प्रकाश की किरण जो है वो आ रही है, किसी समतल सतह से टकरा रही है। अब टकराने वाली जो सतह है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित। जो किरण प्रकाश की समतल दर्पण पर आ रही है, गिर रही है, पॉलिश की सतह से टकरा रही है, उसको हम कहेंगे आपतित किरण। अब टकराकर इसका अधिकांश भाग जो है दोस्तों वायुमंडल में लौट जाता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, इसको परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों एक नई घटना इसमें क्या होती है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मिलने से दोस्तों बीच में एक कोण बनता है। बीच में क्या बनता है? एक कोण बनता है, और इस कोण को हम कहते हैं दोस्तों अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। ये नॉर्मली वैसे 90 डिग्री पर होता है, बाकी 0 डिग्री पे भी हो सकता है। जैसे प्रकाश की किरण आ रही है और टकरा रही है उस हिसाब से बनता है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये दोनों जब आपस में मिलती है तो बीच में एक कोण बनता है जिसको अभिलंब कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं नॉर्मल प्लेन, या फिर जो नॉर्मल लाइन, इसको नॉर्मल लाइन भी बोल सकते हैं, अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और तीसरा कौन सा हो गया? अभिलंब। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, वो क्या रखना है दोस्तों कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में दोस्तों यहां पर एक कोण बन रहा है, आप गौर से देखेंगे तो, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बन रहा है, ठीक है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं कोण आई, यानी इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो बन रहा है दोस्तों उसको हम बोलते हैं कोण आर, एंगल आर, यानी एंगल रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो यहां एक चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, परावर्तन के कुछ लॉ हैं, ठीक है, लॉज, यानी परावर्तन के कुछ नियम हैं, ठीक है। पहला नियम ये है दोस्तों कि जो आपतित किरण है, यानी जो इंसिडेंट रे है, आई लिख दिया मैंने, इसको आई बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो जो आई है, जो नॉर्मल आई है, यानी जो अभिलंब है, इसके अलावा जो परावर्तित किरण है, ये तीनों दोस्तों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमको दिख रहा है, एक ही सरफेस पर स्थित होते हैं, एक ही सरफेस पर स्थित होते हैं। ये देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर मिल रहे हैं दोस्तों, तीनों एक ही तल पर क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। तो ये तो हमको दिख गया। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, IMP। ये क्या है? इसको मैं रेड पेन से नोट डाउन करूंगा ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट दिखे। वो ये है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R ऑलवेज। समझिएगा क्वेश्चन क्या है कि कोण I और कोण R दोनों आपस में क्या होते हैं दोस्तों? हमेशा बराबर होते हैं। यानी ये वाला जो मान है, इसका जितना मान होगा वही मान इसका होगा। सपोज करो इसका आपको एग्जाम में दे दिया कि 20 डिग्री आपतन कोण है साहब, 20 डिग्री आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? एक न्यूमेरिकल दे दिया छोटा सा कि 20 डिग्री आपतन कोण का मान है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो आप बताओगे परावर्तन कोण का मान भी 20 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी जितना आपतन कोण होता है उतना ही कौन सा कोण होता है दोस्तों? परावर्तन कोण होता है, ठीक है। तो ये हमारी चीज क्लियर हो गई दिमाग में। इसको
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी दोस्तों, ये नीचे का जो एंगल है ना, ये नीचे का जो एंगल बन रहा है इसको मैं मान लेता हूं एक्स। क्या मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं। ठीक है, एक बार रेड पेन से बनाता हूं। नीचे का जो ये एंगल बन रहा है इसको हम मान लेते हैं एक्स, और इसको जो है वो मान लेता हूं वाई। तो ये एक्स और वाई भी बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ऊपर के कोण आई और कोण आर भी बराबर है, इसलिए नीचे का एक्स और डिग्री वाई जो कोण है, एंगल एक्स और एंगल जो वाई है, ये भी हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मान दे दिया तो हम इसका निकाल सकते हैं, इसका मान दे दिया तो हम इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चित्र आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और ये जो लॉज हैं परावर्तन के, दोनों जो नियम है दोस्तों, पहला और दूसरा, जिसमें दूसरा जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट परावर्तन का। उसके बाद परावर्तन के कुछ नोट्स की मैं बात करूंगा जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें फटाफट। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। देखिए, मैं चाहता तो दोस्तों आपको कंप्यूटर की ऑनलाइन स्क्रीन पर पढ़ा सकता था, पढ़ाया भी है मैंने पहले, गति के नियम और ऊष्मा वाले टॉपिक जो है वो पढ़ाए भी हैं, उस पर आप देख सकते हैं वीडियो में। लेकिन मैं ये चाह रहा था दोस्तों कि जैसे आप ऑफलाइन बैचेज में बेंच पर बैठ के आराम से पढ़ते हैं कॉपी लेकर, उसी तरीके का माहौल आपको प्रोवाइड कराऊं, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड का सहारा लिया है। तो देखिए, अब कुछ नोट्स की हम बात करेंगे। कुछ नोट्स जो है वो आपको यहाँ लिखा रहा हूं, आप उनको एग्जाम के लिए बिल्कुल याद करेंगे। ठीक है, पहला नोट्स क्या है दोस्तों? पहला नोट ये है कि जो आपका समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, या समतल दर्पण छोड़िए, आप सीधा दर्पण की तरफ बात करें। दर्पण की तरफ जब आप चलते हो दोस्तों, दर्पण की तरफ चलने पर ध्यान सुनिएगा, अभी दर्पण पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ परावर्तन की बात कर रहा हूं कि परावर्तन में क्या क्या घटनाएं होती है। कि दर्पण की तरफ चलने पर दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, दर्पण में देखिए, ये जैसे आपका दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है। दर्पण की एक साइड क्या होती है दोस्तों? पॉलिश होती है। ठीक है, ये दर्पण मैंने बनाया आपके लिए। अब ये दर्पण जो मैंने बनाया दोस्तों, अब यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है इस तरीके से स्टाइल से खड़ा है। मैं यूं मान लो ये स्टाइल से खड़ा है, ऐसे टशन में, ठीक है, ऐसे कमर के हाथ लगा के खड़ा है, आपके जैसा है। तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर बनेगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, ऐसे करके, और ये प्रतिबिंब बन जाएगा। अब प्रतिबिंब बनेगा ना, तो क्या होगा दोस्तों कि दर्पण की तरफ जब आप चल रहे हो ना, ये इधर जाएगा ना दोस्तों, तो ये वाला जो प्रतिबिंब है वो इधर आता हुआ प्रतीत होगा। इधर थोड़ी जाएगा, दर्पण में अंदर कहां घुसेगा? ये तो इधर जाएगा, और इसका प्रतिबिंब जो है इधर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये V की चाल से चल रहा है ना, ध्यान समझिएगा, अगर ये वाला व्यक्ति जो है या महिला जो है V की चाल से चल रही है, तो इसका प्रतिबिंब जो इसकी तरफ आता हुआ प्रतीत होगा दोस्तों, वो प्रतीत होगा 2V की चाल से। किसकी चाल से प्रतीत होगा? 2V की चाल से प्रतीत होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि दर्पण की तरफ चलने पर दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का वेग, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का वेग हमारे वेग से, जो आदमी चल रहा है दर्पण की तरफ, यानी हमारे वेग से क्या होता है दोस्तों? 2V, यानी क्या होता है? 2 गुना होता है, दुगुना होगा। ठीक है, अगर हम V की चाल से चल रहे हैं तो वो किसकी चाल से आएगा? 2V की चाल से आएगा। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई। नेक्स्ट थिंग क्या है दोस्तों? इसको मिटाता हूं। नेक्स्ट थिंग क्या है? एक नोट तो ये हो गया। दूसरा नोट क्या कहता है दोस्तों? दूसरा नोट ये है कि अगर दर्पण में, जैसे आप किसी शोरूम में गए या किसी भी दर्पण की दुकान में गए या कहीं भी आप दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हो, दर्पण में अगर पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हो दोस्तों, अपना पूर्ण इमेज देखना चाहते हो, पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हो अगर आप, तो क्या करना है? तो देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है, दर्पण की जो ऊंचाई है, हाइट है दोस्तों, या जो लेंथ है, वो हमारी लंबाई से क्या होनी चाहिए दोस्तों? आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है LDC 2018 में आया हुआ सवाल है कि यदि किसी वस्तु की ऊंचाई 6 मीटर है तो दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होगी? तो वहां आंसर 6/2 यानी 3 मीटर। समझिएगा, दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखना है। अब जैसे आपकी जो ऊंचाई है या किसी भी वस्तु की ऊंचाई जो है 6 मीटर है, सपोज कीजिए 6 मीटर है, किसी भी चीज की ऊंचाई 6 मीटर है। अब इसको प्रतिबिंब देखना है दर्पण में,
प्रतिबिंब किसमें देखना है, दर्पण में देखना है। ठीक है, तो दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है ना वो आपकी लंबाई से क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो मान लो ये 6 मीटर है तो इसकी ऊंचाई जो है इससे जस्ट हाफ होनी चाहिए, यानी मात्र कितनी मीटर होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। अगर ये 2 मीटर है तो ये कितनी मीटर होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। अगर ये 5 मीटर है तो ये कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर होनी चाहिए। कहने का मतलब दर्पण की जो लंबाई है वो हमारी लंबाई से क्या होनी चाहिए दोस्तों, आधी होनी चाहिए। और इस पर ही एलडीसी में सवाल आया हुआ है, राजस्थान एलडीसी में, एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 में भी आया हुआ सवाल है, वो सुन लीजिएगा आप। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई 1.80 मीटर है तो दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, आप 1.80/2 कर देंगे, जितना आंसर आएगा वो आपका जो है ऑप्शन टिक करोगे आप। ठीक है, तो ये दोनों जो बातें हैं वो आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करनी है। 2 नोट्स मैंने आपको लिखाए हैं अभी, 2 चीजें। तीसरी चीज क्या है दोस्तों, तीसरी चीज है, 2 पॉइंट हो गए अपने। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम बात करते हैं कि परावर्तन का उपयोग कहां किया जाता है, परावर्तन का उपयोग कहां किया जाता है, तो आपको याद रखना है परावर्तन का उपयोग एक तो समतल दर्पणों के अध्ययन में करते हैं। वैसे सभी दर्पणों में कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर कौन से दर्पणों के अध्ययन में करते हैं, समतल दर्पणों के अध्ययन में हम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इसका उपयोग करते हैं परावर्तन का पेरिस्कोप में। किसमें करते हैं दोस्तों, पेरिस्कोप उपकरण में। ठीक है, कैलिडियोस्कोप, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, ऐसे उपकरण आपने सुने होंगे। पेरिस्कोप क्या होता है दोस्तों, पेरिस्कोप लगा होता है पनडुब्बियों में, जो सी मरीन होती है, रूस की सैन्य शक्ति पनडुब्बी आप जानते होंगे। तो पनडुब्बी के ऊपर जो पेरिस्कोप लगा होता है दोस्तों, उस पेरिस्कोप में परावर्तन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है वो सुनिएगा। क्योंकि क्या होता है कि पनडुब्बी जो चलती है वो समुद्र के नीचे चलती है, और शत्रु जो होते हैं, किसी भी देश के जो शत्रु सेना होती है वो समुद्र की सतह पर चलती है या फिर आकाश में चलती है, और पनडुब्बी जमीन के नीचे चलती है। तो पनडुब्बी समुद्र के बाहर के अगर शत्रुओं को देखना चाहे तो कैसे देखेगी, ऊपर तो आ नहीं सकती। तो उसके ऊपर जो है वो क्या लगे होते हैं दोस्तों, पेरिस्कोप्स लगे होते हैं, जो कि परावर्तन सिद्धांत पर काम करते हैं। जो प्रकाश की किरणें हैं उन शत्रु सेना की वस्तुओं से टकराकर और उनको परावर्तित होकर पनडुब्बियों को उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे जाती है, जिससे उनको शत्रुओं की स्थिति का क्या लग जाता है दोस्तों, अंदाजा लगा। तो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन का उपयोग पेरिस्कोप में भी किया जाता है और इसके अलावा समतल दर्पणों के अध्ययन में किया जाता है। सभी प्रकार के दर्पणों में कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर कौन से दर्पणों के अध्ययन में करते हैं दोस्तों, समतल दर्पणों के अध्ययन में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है परावर्तन कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसमें 1-2 बातें और बच रही है जिसको हम कल नेक्स्ट क्लास में अपवर्तन के साथ देखेंगे। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप जितना प्यार देंगे उतना ही ज्यादा मुझे नया वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी दोस्तों। ये सब आप ही के लिए हो रहा है ताकि आपकी जो क्लासेज हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहे। कम से कम मेरा जो सब्जेक्ट है साइंस और करंट जीके, उसमें तो कम से कम दोस्तों आपकी पढ़ाई को मैं बाधित नहीं होने दूंगा, ऐसा मेरा प्रयास है, ऐसी मेरी सोच है। तो आप जितना इस वीडियो को फैलाएंगे, जितना प्यार देंगे दोस्तों, उसी आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। इस पूरी कॉपी में जो आपने लिखा है आज, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, इसके अलावा प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश, उनको जरूर रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों अगले दिन मिलते हैं इसी टाइम पर, अपवर्तन, प्रकीर्णन और प्रकाश के बहुत सारे गुणों के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।